हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट 2024 में। आप सिर्फ 4 मंथ्स ही बाकी हैं और आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मेरे मार्क्स 350 और 450 के बीच में आ रहे हैं, तो क्या नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, लग नहीं रहा सिलेक्शन हो भी पाएगा, अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो यार, अगर आपके 350 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपके पास अभी 4 मंथ्स है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। इतना डीमोटिवेट मत रहो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ और पढ़ाई करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। आप में से काफ़ी लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे या फिर 70-80% हो गए होंगे, तो उनके लिए 4 मंथ्स इनफ है सिलेक्शन के लिए। और 4 मंथ्स में तो रिवीजन तो बहुत बार कर सकते हो आप। अच्छे से मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे अपने 350 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसे इस मार्क्स को इम्प्रूव करके 600 प्लस तक लेकर जाए, कैसे क्या रिवीजन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं और कब मॉक टेस्ट देने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट रहेंगे कि 4 मंथ्स में आपको कैसे पढ़ना है, क्या रिवीजन की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका टारगेट छोटा होना चाहिए। मीन्स अगर आपके 350 या 400 मार्क्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट 700 प्लस नहीं सोच सकते, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट अचीव करने में बहुत टाइम, मतलब बहुत डिमोटिवेशन होगा और आप इजली अचीव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने का सोचो। अगर आपके मार्क्स 300 आ रहे हैं तो आप सोचो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको 350 मार्क्स लेकर आना है। अगर आपके 350 मार्क्स आ रहे हैं तो 400 लेके सोचो। ऐसे 50-50 या फिर 20-30 मार्क्स में इंक्रीज करोगे हर मॉक टेस्ट में, तो आपके नीट तक बहुत मतलब 600 तक मार्क्स आ जाएंगे और नीट में भी अच्छा स्कोर कर लोगे आप। तो अपने टारगेट को छोटा रखो, जिससे आपको कभी डिमोटिवेशन फील ना हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन के लिए नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके रिवीजन का काम आसान करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी मेमो नीट ऐप के बारे में। जो एनएमसी ने न्यू सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ऐप में आपको न्यूली फॉर्म क्वेश्चन बैंक और नोट्स मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे न्यू सिलेबस के पैटर्न को पढ़ने में। और जैसा कि 2 साल से नीट का पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, बहुत सारे असर्शन के क्वेश्चन होते हैं, तो अब इस ऐप में आपको इन डेप्थ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसको प्रैक्टिस करके आप सारे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे और जितने भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। एट लास्ट हम लोग पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस कैसे भूल सकते हैं। पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस ऐप में पीवाईक्यूज़ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करेंगे और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। मेमो नीट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो गया है तो और आपके 350 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस जो जनवरी और फरवरी 2 मंथ आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाना चाहिए और रिवीजन भी साथ साथ करनी है। नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कर तो रिवीजन छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। आपको रिवीजन भी कंटिन्यू रखना है। और जो मार्च और अप्रैल है उसमें आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना, बस ये 2 चीज़ें करनी है। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं भाई। तो मॉक टेस्ट जब भी आप मॉक टेस्ट देके आते हो तो जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हो उस क्वेश्चन को एनालाइज करो अच्छे से। आप उसी दिन, जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, उसी दिन उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है और ये क्यों लगा है। क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उन सबको अपने एक कॉपी में लिखो और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब देने जाओ तो इस क्वेश्चन को पढ़ के जाओ या फिर वो कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाओ कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कम से कम आप वो गलतियाँ मत दोहराओ। और स्पेशली बायो में क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में अपन क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि टाइम कम है तो फटाफट पढ़ के उससे गलत होगा और आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इससे अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फिर भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो भाई उसको वन शॉट से वापस से लेक्चर देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपके फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि
फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा टाइम देना ही है, और बायो में तो ऐसा है कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी थॉरली पढ़ना है। बिल्कुल ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया, बिल्कुल डीप में पढ़ना है। और सिली मिस्टेक्स जितने भी हो रहे हैं आपके तभी कम होंगे जब आप अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे और सारे उसमें जो टेबल हैं, जितने भी डायग्राम हैं, उसको अच्छे से रीड कर। अब आप में से पूछ रहे थे कि 20-30 नंबर ही बढ़ रहे हैं मेरे मॉक टेस्ट में, तो क्या करें अब। तो अगर आपके 20-30 मार्क्स से बढ़ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, तो ये बहुत अच्छा है। बस इसको अच्छे इतना ही रखो और इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो। क्योंकि अपन बड़ा टारगेट लेते हैं ना तो डीमोटिवेशन ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए छोटे टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, और फिर देखना आपका मोटिवेशन कितना हाई लेवल पे रहता है। अब बात आती है कि इन 4 मंथ्स में डेली अपने को कितने घंटे पढ़ने हैं जिससे अपन 600 या 650 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो बता दूं कि आपको 10-12 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप 350 या 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप 600 प्लस भी ला सकते हो, 650 प्लस भी ला सकते हो। आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कर सकते हो। और अब ये जो 10-12 घंटे पढ़ने के लिए बोल रही हूँ ना, इसमें आपको आपका हर एक सेकेंड कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी स्टडी पर होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। और जितने देर आप पढ़ रहे हो ना, उतने 10-12 घंटे आपको स्ट्रिक्टली अपने स्टडी पर ही कंसंट्रेशन रखना है और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डीमोटिवेशन हो रहा है क्योंकि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए आप रोज की टू डू लिस्ट बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। हमेशा बोला है मैंने, टू डू लिस्ट बनाओगे तभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब अगर आपने एक दिन भी लेजीनेस दिखाया ना तो आपका मार्क्स ड्रॉप होते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सो बी कंसिस्टेंट। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी टू डू लिस्ट में अपने को क्या लिखना है, और तो यार देखो, अभी 4 मंथ है ना, तो टू डू लिस्ट में क्या लिखना है। तो जनवरी फरवरी इसमें तो आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, टू डू लिस्ट में पहले जो आपके चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हुए, जो न्यू चैप्टर्स है उनको लिखो जो आज पढ़ना है आपको, और फिर जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उन चैप्टर को भी लिखो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो उसको रिवीजन की नीड नहीं है। सारे चैप्टर्स को रिवीजन की नीड होती है, क्योंकि जब नीट में क्वेश्चन आएगा ना तो आप 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसलिए आपको हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन तो आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो ना उतना करना है आपको। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करना है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे, किस चीज़ से क्या रिसोर्स फॉलो करने हैं अपने को रिवीजन करने की। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आप रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, आप रिवाइक्यू सॉल्व करो। और केमिस्ट्री के लिए पहले बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करनी है, एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी। क्योंकि इसी सब्जेक्ट की वजह से आपका ओवरऑल मार्क्स अच्छा होता है। तो बायोलॉजी को आपको कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी थॉरली रीड करना है, जितने भी टेबल जितने भी डायग्राम उसमें दे रखे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उस पर फोकस करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था कि एक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक है, उससे आप करो, क्योंकि उसमें असर्टेन क्वेश्चन है तो आपके अच्छा हो जाएगा। उससे एनसीईआरटी की जो भी लाइनें आपको याद नहीं होती वो याद हो जाएंगी। अब एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितने टाइम्स पढ़ने हैं, तो आपको कोई भी एक चैप्टर है तो उसको आपको इतना ही टाइम पढ़ना है जिससे उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके गलत ना हो और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत बार पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, नहीं। अगर आप 4 मंथ्स में 3-4 बार भी पढ़ लोगे तो बहुत ही मोर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि 10 बार पढ़ोगे एक चैप्टर को तभी जाके उसके क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप 3-4 बार में पढ़ के भी उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, तो अच्छा है, वो इतने से हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने मॉक टेस्ट देने हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स है, जनवरी और फरवरी, इसमें आपको अपना पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन पर ही लगाना है। और आप वीक में एक टेस्ट दे सकते हो, और जो आपके लास्ट के 2 मंथ्स है ना उसमें आपको बस मॉक टेस्ट और रिवीजन ही देने हैं। तो मॉक टेस्ट उसमें आप एवरी अल्टरनेट डे करो, क्योंकि
एक्सक्यूज़ मत लेना यार, क्योंकि मैंने भी लास्ट जो 2 मंथ्स थे ना उसमें एवरी अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दिया था और ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते या एनालिसिस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। अल्टरनेट डे देना है और जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे उसी दिन आप उसकी एनालिसिस कर लो, क्योंकि अगर आपकी इतने सारे रिवीजन हो जाएंगे ना तो ज़्यादा मिस्टेक्स आएंगी नहीं, ज़्यादा कोई डाउट रहेगा नहीं, तो आपका जो एनालिसिस है मॉक टेस्ट का वो भी जल्दी हो जाएगा। अब हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, तो आपको पता है कि नीट का जो पेपर है वो कहने के लिए 3 घंटे और 20 मिनट का होता है, लेकिन उसमें से जो आपके 20 मिनट्स है ना वो तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ही निकल जाती है, तो बचा आपके पास 3 आवर्स। तो उस अब 3 आवर्स में भी प्रॉब्लम है कि 3 आवर्स बैठ नहीं पाते। तो आपने पूछा था कि 3 घंटे की सिटिंग आवर कंटिन्यूअस कैसे रखें, तो मैंने बताया कि जैसा कि मैंने बताया कि आपके टारगेट को छोटे रखने हैं, तो पहले आप 1 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो और आपने धीरे धीरे इंक्रीज़ करो अपने स्टडी आवर को। 1 घंटे बैठा, फिर 15 मिनट इंक्रीज़ करो, फिर नेक्स्ट डे आधे घंटे इंक्रीज़ करो। इससे आपकी नीट के पहले तक 3 आवर्स बैठने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको नीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं और सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने बताया कि रिवीजन के लिए आपको PYQs करने हैं और शॉर्ट नोट्स रीड करने हैं। और अब अगर आपके कोई चैप्टर्स रह गए हैं तो आप MR सर के लेक्चर देख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है जो आपने पहले पढ़ रखा है या उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप 1 शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने जो खुद के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ उसके लिए आप VK सर, VT सर, पंकज सर और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर की वीडियोस देख सकते हो। और NCERT रीड करना है फुल केमिस्ट्री के लिए, NCERT रीड करो, उसके इंटेक्स क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो और अच्छे से रीड करना है। NCERT की डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं केमिस्ट्री में NCERT से। बायो में आप मनीष सर और तरुण सर के 1 शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि 1 शॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बायो में। बस आपको मल्टीपल टाइम्स NCERT की रीडिंग थॉरोली करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन का ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग में अगर NCERT के बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो आप बाहर की चीज़ें पढ़ने लगो, बिल्कुल नहीं। नीट में तो NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आना, तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी होगी। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ कि इन 4 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या रिविजन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट देने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।